अस्सलाम वालेकुम। कराची के रहने वालों पर सरकारी नौकरी हराम हो चुकी है। पोश इलाकों को छोड़कर शहर की गलियां गटर बन चुकी हैं। पीने का पानी यहां नहीं मिलता। सरकारी तालीमी इदारे महज इसलिए कायम है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को इनमें नौकरियां दी जा सकें। 3 करोड़ की आबादी के लिए कोई मुनासिब हस्पताल तक नहीं। ट्रांसपोर्ट तबाह हो चुकी। अमन व अमान का आलम यह है कि रोज़ाना शहरी अपने घरों के सामने लुट जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर के लोग जिस अजियत में रह रहे हैं, इसका तसव्वुर भी लाहौर, इस्लामाबाद या फैसलाबाद के लोग नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी से पूछो तो रटे रटाए जवाब मिलेंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम ये करने वाले हैं, वो कर देंगे। अमली तौर पर हालत ये है कि सूबाई हुकूमत में शामिल चंद ही लोग होंगे जिन्होंने कभी डिफेंस, क्लिफ्टन या सदर के अलावा कोई इलाका देख रखा हो। ज़्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब जैसे कराची वाले भी अपनी जमाती मजबूरियों की वजह से इस शहर का मुकदमा नहीं लड़ पाते, बल्कि उसी तासुब के वकील बन जाते हैं जो पीपल्स पार्टी ने इस शहर के साथ गुज़श्ता 13 सालों से रवा रखा है। ये वो शहर है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जन्मभूमि है। जरदारी साहब तो खुद बताते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में इस शहर की सड़कों पर साइकिल दौड़ाई है। अब उनके दौरे हुकूमत में इस शहर का आलम यह है कि बच्चों का सड़क पर साइकिल चलाना तो दूर की बात, उन्हें उसी वक्त तक महफूज समझा जाता है जब तक वो घर की 4 दीवारी में रहे। मुख्तलिफ इलाकों के वो पार्क जो बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए थे, कुछ MQM की चाइना कटिंग में आ गए, कुछ सूबाई हुकूमत के दोस्तों ने हथिया लिए और कुछ इस्लाम के नाम पर कब्ज़े में आ गए। जो थोड़े बहुत बाकी रह गए वो किसी काबिल नहीं रहे। इमारतों की तामीर की हालत यह है कि जहाँ जिसके दिल में जो आए बना ले, कोई पूछने वाला नहीं। जिसका जी चाहे चंद मुरब्बा गज ज़मीन पर कई कई मंजिला इमारत बनाकर अपनी खुदकुशी का सामान तो करे सो करे, इर्द गिर्द वालों के कत्ल का बंदोबस्त भी करते। अगर किसी का मिजाज सड़क को अपनी इमारत में लेना है तो भी कोई मजाक नहीं। अंदाज़ा करें कि नस्ला टावर जो सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया, तो इस पर मरसिया कहने वालों के लिए ये मामूली बात थी कि इसका कुछ हिस्सा सड़क पर यानी बाकायदा सड़क पर बनाया गया है। इसी तरह तारिक रोड पर बाकायदा ज़मीन गस्ब करके बनी मस्जिद को हटाने की बात हुई तो यकायक गैरत ईमानी हरकत में आ गई। एक हज़रत ने तो पार्क और नमाज का फ़र्क वाज़े करके गस्ब करदा ज़मीन पर मस्जिद के बाकी रहने का जवाज़ दे दिया। हाँ, ये ख्याल रखा कि इसके लिए कोई फ़िक़ी दलील नहीं दी। वो तो खुदा भला करे मौलाना जाहिदुर राशिदी के फ़र्जंद मौलाना अम्मार नासिर का, कि जिन्होंने अपने मुजल्ला अशरियत में साबका फतावा की रोशनी में साबित कर दिया कि इस तरह बनाई गई मस्जिद की कोई शरई हैसियत नहीं। खैर, कराची की जिस तबाही की बात हो रही है वो एक दिन में नहीं हुई। पहले MQM ने इस पर हाथ साफ किए, फिर पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर तबाही फैलाई और अब पिछले 8-10 बरस से पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैर ये काम कर रही है। हद तो ये है कि शहर में आबादी के तनासुब को सरकारी सरपरस्ती में बदलने की कोशिशों से लेकर गैंग वार तक तबाही की हर दास्तान में पीपल्स पार्टी का हाथ दिखाई देता है। शहर में इदारों की हालत यह है कि एक मुजरिम जिसे जेल में होना था, वो एक निजी अस्पताल के होटल जैसे कमरे में रहकर अय्याशी करता है और 1 साल तक पुलिस उसकी हिफाजत करती रहती है। दूसरे को ये सहूलत हासिल रही है कि वो जब चाहे जेल से निकले और शॉपिंग के लिए चला जाए, और आखिर एक दिन वो गायब हो गया। तसव्वुर कीजिए कि पुलिस इन दोनों मामलात में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। वजह सिर्फ ये कि पिछले 13 साल से सिंध की सूबाई हुकूमत में हर नौकरी सिर्फ और सिर्फ एक लिसानी ग्रोह को पैसों के एवज दी जा रही है। जाहिर है जब नौकरी का मेरिट ये हो जाए तो सरकारी एहलकार जो कुछ भी करे वो कम है। कराची की बर्बादी में MQM और पीपल्स पार्टी के अलावा भी कुछ नाम आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बन चुके हैं। चूँकि ये चैनल अदालत है, ना ये फ़कीर कोई अदालती एहलकार, इसलिए थोड़े कहे को काफ़ी समझे। अलबत्ता ये वाज़ेह रहे कि बात उनकी हो रही है जिन्हें शाहर फैसल पर एक कमर्शियल इमारत गिराने का हुक्म मिलता है तो रातों रात वो इमारत एक तालीमी इदारे का रूप धार लेती है। इसलिए अगर कोई ये कहे
کہ کراچی کے لیے اس نے اپنا کردار مثبت طور پر ادا کیا ہے تو یقین مانیے یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی وہ جسے سفید جھوٹ کہتے ہیں۔ اب تک اس شہر کی مکمل تباہی میں صرف 2 رکاوٹیں ہیں، پہلی عدالت کا قلم اور دوسری لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون کا کیمرہ۔ اگر یہ دونوں نہ ہوں تو یقین مانیے تباہی سالوں کی نہیں مہینوں کی بات ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اس غریب پرور اور کبھی عروس البلاد کہلانے والے شہر کے مسائل کا حل کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ شہر کو وہ دے دیا جائے جس کا تقاضا جماعت اسلامی، MKM، پاک سرزمین پارٹی اور تحریک انصاف کر رہی ہیں، یعنی ایک با اختیار بلدیاتی نظام جس کے تحت کراچی کا ناظم یا میئر براہ راست انتخاب کے ذریعے چنا جائے۔ ان جماعتوں کے اس مطالبے میں پیپلز پارٹی کو اگر سیاست نظر آتی ہے تو ٹھیک ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ یہ مطالبہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت اتنے بڑے شہر میں رہنے والوں کے لیے سیوریج کا نظام تک تو درست نہ کر سکیں، لیکن اپنے اختیار پر اصرار یوں کریں جیسے یہ شہر انہیں وراثت میں ملا ہے۔ جمہوری ملکوں میں اتنے بڑے شہر کا انتظام مقامی آبادی کے نمائندہ ادارے ہی کرتے ہیں۔ پھر کراچی میں آبادی کی ساخت بھی کچھ ایسی ہے کہ اسے آمرانہ انداز میں گورننس کے معاملات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کروڑ کی آبادی کی حکومت میں صرف اس لیے نمائندگی نہ ہو کہ اس نے کسی خاص جماعت کو ووٹ نہیں دیا۔ اسی لیے جمہوریت میں وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتیں تشکیل دی جاتی ہیں تاکہ کسی ایک اکائی کو اوپر کی سطح پر حکومت نہ بھی ملے تو نچلی سطح پر اسے اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کی ایک مثال ہم نے اپنی آنکھوں سے خیبر پختونخوا میں دیکھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام کو برتری حاصل رہی، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی ایک تحصیل میں اپنا میئر منتخب کرا چکی ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن براہ راست نہ ہوتا تو تحریک انصاف پیپلز پارٹی کی طرح بڑے آرام سے صوبائی حکومت کے زور پر ان ساری نشستوں پر قبضہ جما سکتی تھی۔ پیپلز پارٹی کو اب یہ نقطہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ عوام کی بے اختیاری سے ہی صوبوں حتیٰ کہ ملکوں کے مطالبے جنم لیتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں عوام کو بے اختیار رکھنے سے ہی الگ صوبے کی آواز ابھرتی ہے۔ اس آواز سے پیپلز پارٹی کو چاہے کتنی ہی چڑ کیوں نہ ہو، اگر عوام کو اختیار نہ ملا تو یہ توانا ہوتی چلی جائے گی۔ عین ممکن ہے کہ کراچی کی آواز میں لاہور اور پشاور کی آواز بھی مل جائے، کیونکہ کراچی سب کو اتنا ہی عزیز ہے جتنے اپنے اپنے شہر۔ بہتر یہی ہے کہ آج طاقتور بلدیاتی نظام دے دیا جائے، ورنہ کل کہیں صوبہ نہ دینا پڑ جائے۔ خبر کی دنیا